नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं CMS एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक मैथमेटिक्स यानी हथियार थे हमारे, जिनके द्वारा हम फिजिक्स को पढ़ना सीखेंगे या फिजिक्स को पढ़ते समय कैसे उन टूल्स को या उन हथियारों को यूज़ में लेना है, उसकी बात हमने की थी। आज हम सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। वैसे बच्चों, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देखें तो वैसे इस वर्ष NCERT का सिलेबस आपके लागू होने वाला है। अब NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फिर भी कुछ असमंजस इस प्रकार है कि सिलेबस क्या NCERT होगा या नहीं होगा, या राजस्थान बोर्ड ही रहेगा। तो 99% संभावना है कि इस बार आपका सिलेबस NCERT का ही रहेगा। अगर नहीं रहता है तो क्या प्रॉब्लम है, तो कोई समस्या का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स चाहे राजस्थान बोर्ड की हो चाहे NCERT की हो, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक विज्ञान जो है वही रहेगी, चेंज कैसे हो जाएगी। जो सिद्धांत है, नियम है, वो किताबों के बदलने से तो बदलेंगे नहीं, तो सिलेबस भी रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। हम NCERT के सिलेबस की बात करते हैं। पहले फिजिक्स आप सब जानते हैं फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। बच्चों, भौतिक विज्ञान प्रकृति में जो सब कुछ आपको दिख रहा है उसका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। जो सब कुछ आपको दिख रहा है, जिस चीज का हम अध्ययन कर पाएंगे। भौतिक राशि क्या होती है, कक्षा 11 में हमने पढ़ा, जिसे मापा या तोला जा सके, यानी जिसका मापन या जिसको तोलना संभव हो, वो भौतिक राशि होती है, और उसी का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, नेचर का विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति को जानना ही भौतिकवाद है। अब NCERT में हमारे देखो क्या है, 2 पुस्तकें हैं, और वो 2 कौन कौन सी पुस्तकें हैं। एक तो फिजिक्स फर्स्ट है हमारे, और एक है हमारे फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड में क्या अंतर है, क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं। बच्चों, फिजिक्स फर्स्ट या सेकंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर होता है, एक ही दिन पेपर होता है। बुक्स जरूर अलग अलग हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे। फिजिक्स फर्स्ट में बेसिकली क्या पढ़ना है, फिजिक्स सेकंड में क्या पढ़ना है, कक्षा 12 की फिजिक्स कक्षा 11 की फिजिक्स से कितनी डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंसेस है, बात करते हैं थोड़ा सा। एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दूं कि फिजिक्स फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो फिजिक्स फर्स्ट में बच्चों हमें आवेश के बारे में अध्ययन करना है। आवेश के गुणधर्म, जिसमें विद्युत क्षेत्र वगैरह सारी चीजें आ गई, आवेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक जो पार्ट हो गया वो हमारे हो गया स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों और उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत की का अध्ययन हमें करना है। हमें विद्युत धारा का अध्ययन करना है, विद्युत धारा से संबंधित चीजों का अध्ययन करना है। मैं चैप्टर्स के नाम नहीं बता रहा हूं। विद्युत धारा से संबंधित आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ने हैं, यानी कि हमें चुंबक से संबंधित चीजें भी पढ़नी है। विद्युत धारा में हमारे दोनों आएगी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपके फिजिक्स फर्स्ट में जो पढ़ना है। हमें जनरली आवेश के बारे में बात करना है, विद्युत क्षेत्र वगैरह के बारे में बात करना है, विद्युत धारा पढ़नी है, चुंबक पढ़नी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अर्थात आपकी जो फिजिक्स फर्स्ट है वो पूर्ण रूप से विद्युत धारा और चुंबक को समर्पित है। विद्युत धारा, आवेश और चुंबक को समर्पित है। फिजिक्स सेकंड थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ऑप्टिक्स, आपने लेंस वगैरह पढ़े होंगे, लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह नहीं पढ़े आपने, वो सारे पढ़ रखे हैं, बिल्कुल वही चीजें इसमें ऑप्टिक्स है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, इसमें हम एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद हमको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने, वो पढ़ना है अपन को विद्युत चुंबकीय तरंगें। आप मोबाइल से बात कर पाते हैं, कैसे बात कर पाते हैं, वायरलेस सिस्टम हो चुका है सब कुछ, वो तरंगों की बात करेंगे, टीवी तरंगों की बात करेंगे, सैटेलाइट की बात करेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं, वो वाला पोर्शन भी इसमें आएगा। तो बेसिकली ये दोनों पोर्शन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, कक्षा 11 बेसिकली मैकेनिक्स है, उसमें जो हम पढ़ के आए थे गति की समीकरण वगैरह, वहाँ के बेसिक्स उठ करके, न्यूटन की गति के नियम जो हमने कक्षा 11 में पढ़े थे, वहाँ से बेसिक्स उठ करके आएंगे और बीच बीच में इनमें अप्लाई होंगे।
बाकी कक्षा 11 और कक्षा 12 फिजिक्स काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि हमने विद्युत आवेश, विद्युत धारा, चुंबक की बात हमने कक्षा 11 में नहीं की। हमने प्रकाशिकी, लेंस, दर्पण, हमने इनकी बात भी नहीं की। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स की भी बात नहीं की। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी बल्ब वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही है, टीवी आ गई, अब तो पतली पतली टीवी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा डिफरेंट है और ये पूरा डिफरेंट है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जनरली ये पार्ट बिल्कुल पूरा अलग होगा और ये पार्ट बिल्कुल पूरा अलग होगा। तो ये एक मैंने आपको सिलेबस का बेसिक ओवरव्यू बता दिया। ये मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं, ये मैंने आपको कुछ चैप्टर्स को मिला करके जो चीज़ें काम में आएगी वो मैंने आपको इसमें बता दिया, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। तो बच्चों आज हम फिजिक्स फर्स्ट प्रारंभ करेंगे। फिजिक्स फर्स्ट में कौन सा? देखिए, चैप्टर 1 की बात करें बच्चों, फिजिक्स चैप्टर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 पहली यूनिट का ये है। अब बेसिकली जो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, वो इसके पहले राजस्थान बोर्ड में 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। सम्मिलित चीज़ें इस एक ही चैप्टर में है और राजस्थान बोर्ड से थोड़ा सा कम ही है। राजस्थान बोर्ड तो प्लस में ही है सिलेबस में अपने, इसमें थोड़ा सा डाउन है। तो इसमें एक ही चैप्टर में हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? चलो शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में आपको देखो नाम पढ़ना बच्चों, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि ये विद्युत आवेश, आवेश की बात करें, आवेश क्या है? क्या है आवेश? कैसे समझे आवेश को? कुछ एग्जाम्पल से समझे, कुछ एग्जाम्पल देखें। आवेश की बात कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा कभी आप कुर्सी वगैरह पर बैठे हैं, किसी ने पीछे से कपड़े की मारी कुर्सी पर, आप उठे और आपने लोहे की किसी वस्तु को टच किया तो आपके हल्का सा झटका लगा। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा? सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जब हम कंबल ओढ़ते, रेशमी वाला, ऐसे नहीं कोई सा भी कंबल, जब रेशमी वाला कंबल ओढ़ते हैं तो कभी आपने उस पर ऐसे हाथ फेरा होगा। क्या ऐसे हाथ फेरने, अंधेरे कमरे में हाथ फेरने पर क्या चिंगारियां दिखाई दी? क्या कभी आपने स्केल को सर पर ऐसे घिसा और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर देखा? एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जरूर देखिएगा घर पर। एक पैमाना लीजिएगा स्केल प्लास्टिक का, सर पर थोड़ा सा तेल लगा होना चाहिए, उसको आप ऐसे 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 रब कीजिएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइएगा, तो वो कागज के टुकड़े उठ करके पैमाने के पास आएंगे। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है? तो बच्चों, पदार्थ के इसी गुणधर्म को आवेश कहते हैं। पदार्थ के इसी गुणधर्म को आवेश कहते हैं। थोड़ा सा मैं डीप में जाता हूँ और आवेश को किसी दूसरे क्षेत्र से रिलेट करने की कोशिश मैं करूँगा आपको। तो आवेश का संबंध विद्युत से है, आवेश का संबंध विद्युत से है, तो आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक वैसे ही जैसे कोई द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है वो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये हमने पढ़ा है। तो कोई भी आवेश होगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। ये आवेश का एक परम गुण है कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिल्कुल एकदम से मत चाहिएगा कि सर ये विद्युत क्षेत्र वगैरह आप क्या क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें आती जाएगी, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, विद्युत क्षेत्र, एक बात बताइए बच्चों, क्या आपने विद्युत धारा का नाम सुना है? विद्युत धारा की एक नॉर्मल परिभाषा मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड जब चैप्टर में जाएंगे तो बात करेंगे। विद्युत धारा की नॉर्मल परिभाषा आपने क्या पढ़ी है कि आवेश प्रवाह की दर को
या किसी कार्ड से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जितने आवेश वहाँ से गुजर रहे हैं, अर्थात आवेशों की वजह से क्या होती है? विद्युत धारा बहती है। बिल्कुल ठीक है, यानी आवेश की वजह से, आवेश की गति के कारण विद्युत धारा बहेगी। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एक वैज्ञानिक था ऑर्स्टेड। इस वैज्ञानिक ने क्या किया? इस वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया और यह सिद्ध कर दिया कि जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वह आसपास उस पर छोटी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसका मतलब आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, आवेश से विद्युत धारा बह रही है, और विद्युत धारा की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, सब धीरे धीरे समझते चलेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक मैं आपसे बात कर रहा हूं आवेश की। तो आवेश से क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, आवेश की वजह से क्या भाई? विद्युत धारा। और आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अर्थात विद्युत धारा के बहने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र आप समझते हैं, चुंबक, जैसे आपने चुंबक से किसी लोहे की वस्तु के पास ले गए हो तो लोहे की वस्तु चुंबक के नजदीक आ गई होगी ना, वो किसकी वजह से आती है? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आती है। यानी कि देखो, आवेश के कौन कौन से गुणधर्म? विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा तो अलग ही चैप्टर, अलग चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब आवेश क्या हुआ? आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अर्थात अब परिभाषा सुनिएगा आवेश की, कि आवेश की परिभाषा क्या होती है? आवेश किसी द्रव्य या पदार्थ का वह गुण है। ध्यान से सुनिएगा, आवेश किसी द्रव्य या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। अब एक बात बताइए बच्चों, जब वो उत्पन्न कर सकता है तो क्या उसको अनुभव नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर कोई द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो वो दूसरे गुरुत्वीय क्षेत्र से प्रभावित भी तो होगा, अर्थात उसका अनुभव करेगा। तो बेसिक परिभाषा क्या बनी? अब मैं आपके सामने पूरी परिभाषा बताता हूं। वापस हम शॉर्ट में लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये आवेश की एक बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बुक्स में देखने को मिले या नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनती है? वैसे तो आवेश क्या है? आवेश क्या है कि हमने इसको घिसा, हमने कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया, करके देखिएगा प्रयोग एक बार ये, और कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया तो उसमें आकर्षण की प्रकृति आ गई, इसी गुण को आवेश कहते हैं वगैरह वगैरह, वो एक नॉर्मल बात है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनती है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके एवं उसका अनुभव कर सके, आवेश कहलाता है। बहुत इजी परिभाषा है, दोबारा बोलता हूं, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके एवं उसका अनुभव कर सके, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो हम आवेश का परिचय करते हैं और आगे जाते हैं कि भाई आवेश क्या क्या होते हैं। आपने रसायन विज्ञान में थोड़ा थोड़ा तो देखा ही है और ये आपको पता भी है। इसको अब मैं मिटा देता हूं। आवेश के बारे में कुछ तथ्यों की बात कर लें कि आवेश के कौन कौन से तथ्य होंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होगा? आवेश के प्रकार आप सबको पता है, दो प्रकार का, एक तो पॉजिटिव यानी धनावेश और एक नेगेटिव यानी कि ऋणावेश। एक तो हो जाएगा धनावेश और दूसरा हो जाएगा ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश हो गए आपके पास, बिल्कुल सही। अब ये धनावेश और ऋणावेश कैसे बनते हैं? भाई धनावेश और ऋणावेश कैसे बनते हैं, इधर देखो आप। Cu कॉपर जानते हैं आप। उदासीन परमाणु तथा धनायन व ऋणायन में क्या अंतर है? उदासीन परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उदासीन परमाणु ऐसा परमाणु जिसमें उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो दोनों प्लस माइनस मिलकर के 0 हो जाते हैं। ऐसा परमाणु क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु। ये जो मैंने बोला ना मिलकर के 0 हो जाते हैं, इसकी बात करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना है अपन को। तो जैसे कॉपर है, ये कॉपर उदासीन है। अगर मैं +2 लिख दूं यहां पर, इसका मतलब क्या है? क्यूप्रस क्यूप्रिक पढ़ा है तुमने? जैसे इसमें से एक, अच्छा इसमें प्लस लिख रहा है, इसमें +2 लिख रहा है, इसका मतलब समझते हैं कि कॉपर के उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यहां कॉपर के उदासीन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब भी किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वे धनावेशित हो जाते हैं। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वे धनावेशित हो जाते हैं। क्लोरीन नाम सुना है आपने? ठीक है, माइनस होता है, HCl बनाया होगा ना, H+Cl-, HCl बनाया होगा, यहाँ पे देखा होगा जो क्लोराइड होता है Cl-। तो एक बात बताइए, इस पर माइनस आ रहा है, माइनस कैसे आया? अगर कोई उदासीन परमाणु कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वह क्या हो जाता है? ऋणावेशित। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो क्या होता है? ऋणावेशित। हम केमिस्ट्री में नहीं घुस रहे, आप ये मत सोचना कि सर बीच बीच में केमिस्ट्री शुरू हो गए, केमिस्ट्री में नहीं जाना, बस मुझे आपको आवेश के प्रकार बताने थे कि आवेश एक तो धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित होता है। उदासीन परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा आप, तथ्यों की बात कर रहे थे। हमने देखा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। क्या आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आप 2 तार ले लो अलग अलग, एक कॉपर का ले लो, एक लोहे का ले लो, दोनों को जोड़ दो, उसमें आवेश गति करेगा। क्या आवेश ट्रांसफर नहीं हो रहा है? या दूसरे तरीके से देखें तो कोई भी एक आवेशित वस्तु है, उससे अगर दूसरी निरावेशित वस्तु को टच करेंगे तो वो भी आवेशित हो जाएगी, बशर्ते दोनों चालक होनी चाहिए। तो आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये आवेश का गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, तो आवेश के बारे में छोटी छोटी हमने बातें की। और आवेशित कण आप जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन के बारे में जानते हैं आप? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारी पढ़नी है, हमें फिजिक्स में भी पढ़नी है। फिजिक्स में जब हम फिजिक्स सेकंड की बात कर रहे होंगे, उसमें एक चैप्टर आएगा अपने परमाणु भौतिकी। उस परमाणु भौतिकी में अध्ययन करेंगे इन बातों का। और जो चीज़ आप केमिस्ट्री में नहीं जान पाए वो अपन यहाँ जानेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की बात करूँ, द्रव्यमान की और आवेश की बात करूँ, तो देखो इसका द्रव्यमान कितना होता है और इन पर आवेश कितना होता है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हैं आप? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 26 आएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749, या कई बार इसको अपन 50 भी लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁻27। मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 50 है। तो न्यूट्रॉन जो है वो तीनों में सबसे भारी होता है, हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। काम पड़ने वाला है इन चीज़ों से, इसलिए बता दिया। मैं तो तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो है आवेश। देखो प्रोटॉन पर आवेश जानते हैं आप कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है। शर्त क्या होती है? आवेश का मात्रक कूलाम की मैं बात करूंगा अभी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह आता है वो आता है माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको धनात्मक ही मानेंगे, वहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आवेश के बारे में पढ़ा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके एवं उसका अनुभव कर सके, वो आवेश कहलाता है। आवेश 2 हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दिया। और ये उदासीन भी होता है, अर्थात कोई आवेश नहीं होता।
ध्यान रखना, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। हवा में आवेश नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। इसलिए मैंने आपके सामने द्रव्यमान भी लिखा कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। आवेश को आप बिल्कुल सूक्ष्म कण मान सकते हैं और आवेश उसका गुण है। किसी सूक्ष्म द्रव्यमान पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आवेश के मात्रकों पर बढ़ने से पहले, और वो चीज़ क्या है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी इनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। फेवरेट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आवेश, जो आवेश है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैं आपको क्लास में ही याद कराता चलूँगा, आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो, आवेश जो है वो विद्युत से संबंधित है। मैंने बताया आपको, आवेशों की गति के कारण विद्युत धारा बहती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे डीप में जाएंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होती जाएगी। आप चाहें कि फिजिक्स के पहले दिन में ही हम सब समझ लें, संभव नहीं है। कंसेप्ट धीरे धीरे खुलेंगे। जैसे मोटरसाइकिल चलाने का प्रोसेस है, बैठते गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसके लिए समय लगता है, बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट्स बनाते चलेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट बनेंगे, उनको समझेंगे। आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? अरे आवेश तो संबंधित विद्युत क्षेत्र से है। तो सबसे पहली बात, आवेश कैसा भी हो, चाहे स्थिर हो या गतिमान हो, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, आवेश अगर स्थिर है, ध्यान रखिएगा, आवेश क्या है, आवेश अगर स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात, आवेश अगर गतिमान है, गतिमान भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेरी स्पीड कांस्टेंट रहे, मेरी स्पीड बिल्कुल फिक्स है, स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। एक स्पीड बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो अंतर है ना। एक में नियत वेग से चलता चलूं, नियत वेग से, तो अपन कहें कि वो गतिमान तो है, लेकिन कौन से वेग से? नियत वेग से, नियत चाल से गतिमान है। जब कोई आवेश नियत चाल से गतिमान होगा तो विद्युत क्षेत्र तो तब भी करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उसका गुण है ही। तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश अगर नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तीसरी बात आवेश के बारे में, और वो क्या है? आवेश अगर गतिमान है, यहाँ भी सही है, आवेश अभी भी गतिमान है, लेकिन वो त्वरित है। अब ये त्वरित क्या आ गया? चले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कक्षा 11 पे। त्वरित क्या होती है? अगर किसी वस्तु का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा हो तो उसकी गति को त्वरित गति कहा जाता है। अर्थात वो गतिमान तो है लेकिन उसका वेग नियत नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उसका वेग फिक्स नहीं है। अर्थात आवेश अगर अनियमित वेग से गति करे तो वो विद्युत क्षेत्र तो तब भी उत्पन्न करेगा, और गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, इस कंडीशन में वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। इस स्थिति में वह विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। तो क्वेश्चन आपका क्या बना था कि आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो जवाब क्या हुआ? अगर आवेश चुपचाप बैठा अपनी जगह पर, कुर्सी लगा के बैठा है चुपचाप बिल्कुल, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक बात और, आवेश का परमानेंट गुणधर्म होता है विद्युत क्षेत्र। आवेश राशि विद्युत से संबंधित है तो विद्युत क्षेत्र तो वो हमेशा उत्पन्न करेगा, यानी कि संत है तो अच्छा काम हमेशा करेगा। गतिमान, अगर आवेश गतिमान है लेकिन उसका वेग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नियत है। तो नियत वेग से गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर आवेश त्वरित है, अर्थात वो अनियमित स्पीड से आगे पीछे जा रहा है, गति कर रहा है, अर्थात त्वरित गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। ये एक बेसिक बात जो आवेश से संबंधित है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका आपके सामने कि ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों,
आवेश के बारे में और बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुझे आवेश की थोड़ी सी बात और करनी है आपसे, लेकिन आप वो प्रयोग जरूर करके देखना। स्केल से चलो मैं करके बताता हूँ आपको, प्रयोग करके बताता हूँ। देखो बच्चों, तुम्हारे लिए मैं एक कागज के टुकड़े और एक स्केल लेके आया हूँ। ये कागज के टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें? देख लो, कोई जादू नहीं किया है इनमें, कागज के टुकड़े हैं। आप क्या करेंगे, प्लास्टिक की चीज़ लेना, लोहे की चम्मच या धातु की कोई भी वस्तु मत लेना, नहीं तो आवेश तुम में से होकर पृथ्वी में चला जाएगा, समझेंगे उसको। आपने पैमाना लिया, स्केल लिया, थोड़े से ऑयल होने चाहिए बाल पे, इसको थोड़ा सा घिसेंगे हम और थोड़ा सा घिस करके इस कागज़ के पास लाएंगे। तो देखिएगा, ये कागज़ के पास नहीं उठा, अभी उठेगा, रुको। ये कागज़, ये देखो, ये क्या कागज़ के टुकड़े आकर्षित नहीं हुए? ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा था। अगर आपके ऑयल थोड़ा सा कम होगा बालों में, जैसे मेरे कम लगा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। बाकी आप इसको इस प्रकार से करके यूँ करेंगे तो ये देखो, कागज़ के सारे टुकड़े उठ जाएंगे। यही प्रक्रिया आवेशन की है, समझेंगे इसको हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश के बारे में बात कर ली। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके और उसका अनुभव कर सके, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश बिना द्रव्यमान के उपस्थित नहीं हो सकता, सूक्ष्म कण है। धनावेशित और ऋणावेशित दो प्रकार के हो सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश तीन प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से? पहला तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आवेश स्थिर हो तो केवल क्या करेगा? आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर नियत वेग से गतिमान हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और अगर त्वरित गति हो तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आवेश के मात्रक की बात करता हूं। मात्रक, आवेश के मात्रक कौन कौन से? देखो, दो मात्रकों की बात करूं। मात्रक पद्धतियां तो जानते हैं आप। एक तो सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एक पद्धति में बात करूंगा CGS। CGS का मतलब समझते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। SI क्या होगा? अब देखो, SI में देखना, इसकी SI पद्धति कैसी बनी? ये निकलती है विद्युत धारा से। विद्युत धारा का मैं सूत्र देखूं आपके सामने, तो देखो, विद्युत धारा बराबर होता है, सबको पता है, बचपन बेसिक आपने 10वीं में पढ़ा है, आवेश बटा समय। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो आवेश बटा समय होता है। अगर विद्युत धारा का मात्रक मैं लिखूं तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक मुझे नहीं पता, ज्ञात करना है। समय का मात्रक होता है सेकंड। इसको इधर लेके जाऊं तो आवेश होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो जब एम्पियर इंटू सेकेंड होगा तो क्या होगा बच्चों? आवेश एम्पियर इंटू सेकेंड होने पर इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कूलाम। इसे मैं बोलूंगा कूलाम, अर्थात एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहते हैं। और कूलाम को किससे लिखा जाता है? कैपिटल C से। यानी कि मुझे पता चला, उस पद्धति को उधर देखेंगे, क्या पता चला मुझे कि आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल C द्वारा लिखा जाता है। कूलाम को कैपिटल C द्वारा लिखा जाता है। ये कूलाम का मात्रक होता है। बना कैसे? कूलाम बराबर क्या हुआ? इन सबको मिटा करके लिखता हूं, यही लिख देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे कि सर वो सारी चीज़ें जो लिखी थी वो मिटा दी। ये कूलाम क्या बना? कूलाम हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या हुआ कूलाम? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। कूलाम आवेश का SI मात्रक है। कूलाम आवेश का SI मात्रक है। ठीक है बच्चों, कूलाम का मात्रक देखा हमने। अब आवेश का एक मात्रक और होता है, और वो कौन सा? CGS पद्धति की बात करें। अगर बच्चों CGS पद्धति की बात करेंगे तो देखिएगा, CGS की बात कर रहे थे,
CGS मात्रक देखिएगा इसका, देखो ESU क्या होती है मैं अभी बात करूंगा, ESU। और फ्रैंकलिन भी होता है, फ्रैंकलिन, इसका जो CGS मात्रक है वो ESU और फ्रैंकलिन होता है। ESU क्या होता है, ध्यान से देखो, पूरा नाम लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अंग्रेजी भाषा में इसका पूरा नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको हिंदी में बोलूंगा मैं स्थिर वैद्युत इकाई, इसको बोलूंगा मैं स्थिर वैद्युत इकाई। अब ESU में और कूलाम में क्या संबंध होता है वो मैं आपको बताता हूं कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU, 1 कूलाम बराबर 3 × 10�9 ESU। ये इसका CGS मात्रक है। सबको साफ करके सामने तुम्हारे मात्रक लिखता हूं कि कौन कौन से मात्रक आए, क्या इसके अलावा भी कोई मात्रक होता है क्या। आवेश का ऐसा ही मात्रक अपन बोले, और एक CGS मात्रक की मैं आपको बात बता रहा था, डायरेक्ट अब मैं लिख देता हूं, देखिएगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, ऐसा ही मात्रक होता है आवेश का कूलाम। कूलाम को कैपिटल C से लिखते हैं, और कैपिटल C जो होता है वो होता है एम्पियर × सेकंड के, ठीक है। CGS मात्रक मैंने आपको बताया कि ESU, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये होता है स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, या फ्रैंकलिन मैंने आपको बताया था इसका नाम। अब ESU और कूलाम में क्या संबंध होता है, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10�9 ESU, ये स्थिर वैद्युत इकाई है आवेश की। ये स्थिर वैद्युत क्या है, स्थिर वैद्युत का बात, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये तो 1 कूलाम हो गया। अच्छा, एक और इकाई होती है EMU, इसका पूरा नाम लिखता हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या हुआ बच्चों इसका नाम, EMU का पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। विद्युत चुंबकीय इकाई। इलेक्ट्रो तो क्या हो गया विद्युत, मैग्नेटिक क्या हो गया चुंबकीय, यूनिट क्या हो गया इकाई। तो इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय इकाई। क्या हो गया बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय इकाई। अब इसमें और ESU में भी संबंध होता है। क्या होता है देखो, एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के। एक EMU किसके बराबर हुआ, 3 × 10⁻10 ESU के। अब क्या करें, कूलाम से रिलेशन बनाए क्या अपन, बनाओ। एक EMU, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × 10⁻9 और 10 अलग कर दूं, थोड़ा सा इसको रुको, कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक EMU बराबर हुआ 3 × 10⁻9, सॉरी 10⁻10 ESU। तो मैं इसको 10 को अलग कर दूं और 3 × 10⁻9 ESU, 10 बाहर ले आया, वापस अंदर करूंगा 10⁻10 हो जाएगी। तो एक EMU हो गया। अब एक EMU किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है, ये दिख रहा है, ये डब्बे में पैक हो रहा है, देखो 1 कूलाम के बराबर होता है ये। तो ये हो गया 10 × 1 कूलाम, 1 को 10 से गया तो क्या हो गया 10 कूलाम। यानी एक EMU किसके बराबर होती है, 10 कूलाम के बराबर होती है एक EMU। मात्रक लिख दूं सारे एक साथ, जो भी मात्रक बने वो सारे लिखता हूं। अभी तो मैंने आपको समझा दिए, आपको जब भी इसमें कोई देखना हो कुछ और वीडियो पॉज कर दिया करो, वहां देख लिया करो। मात्रक एक साथ लिखता हूं सारे। ऐसा ही मात्रक आवेश का कूलाम, कूलाम को लिखते हैं कैपिटल C से। दूसरा CGS मात्रक ESU या फ्रैंकलिन। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर विद्युत इकाई। और एक EMU किसके बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के।
इसका मतलब एक EMU जो है वो 10 कूलाम के बराबर है। एक नाम और आपने सुना है, वो नाम आपने सुना है फेराडे। एक फेराडे में कितना आवेश होता है? बहुत बड़ा मान है, 96,500 कूलाम। एक फेराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। ये एक और मात्रक आवेश का यूज करते हैं। आपको तो क्या याद रखना है? कूलाम। बस बात खत्म। हम इसी से डील करेंगे, बाकी याद तो सारे होने चाहिए कि ये भी होता है, ये भी होता है। हम डील किससे करेंगे बच्चों? कूलाम से। ठीक है, अब क्या बात करें? अब ये बात करते हैं कि जनरली बच्चों आप जब देखोगे कूलाम जब हम यूज में लेंगे तो कूलाम यूज करने में क्या होगा, ये जो एक कूलाम भी होता है ना, एक कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, तो हमें छोटे मात्रक यूज करने होंगे। छोटे मात्रक यूज करने होंगे तो हमको प्रीफिक्सेस चाहिए होंगे। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं मैं आपको याद करवा देता हूं। प्रीफिक्स लिखता हूं मैं। प्रीफिक्स जो किसी भी चीज के पहले आते हैं, प्रीफिक्स स्केल क्या होगा? देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम 10 की पावर लिखते हैं, 10 की पावर x, मतलब 10 की पावर क्या क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले यहाँ 10 की घात 0 हो सकती है। 10 की घात 0 का मान तो क्या होता है? 1। तो यहाँ पे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर मैं चलता हूँ माइनस में, 10 की घात -3 आई तो क्या बोलूँगा? 10 की घात -6 आई तो क्या बोलूँगा? 10 की घात -9 आई तो क्या बोलूँगा? 10 की घात -12 आई तो क्या बोलूँगा? इधर प्लस में चलूँ, 10 की घात +3 आई तो क्या बोलूँगा? 10 की घात +6 आई तो, और ये यहीं के लिए नहीं, ये पूरी फिजिक्स के लिए ध्यान रखना। 10 की घात +9 आई तो क्या बोलूँगा? और 10 की घात +12 आई आवश्यकता पड़ेगी तो क्या बोलेंगे उसका। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। 10 की घात 0, 10 की घात -3 जानते हैं आप क्या होता है? 10 की घात 3 को अपन बोलते हैं मिली। जैसे मिलीमीटर तो नाम सुना है आपने। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। इसको छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है। 10 की घात -6 लगभग 90% काम आने वाला 10 की घात -6, इसको बोलते हैं माइक्रो। इसको बोलते हैं, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं, उसमें सब लिखा हुआ है। माइक्रो को लिखते हैं म्यू से, ध्यान रखिएगा। माइक्रो को किससे लिखते हैं? म्यू से। 10 की घात -9, ये 10 की घात -3 तो मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो। 10 की घात -9 क्या हो गया? नैनो। नैनो को लिखते हैं स्मॉल n से, जैसे नैनोमीटर। अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का साइज 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। बात करेंगे अभी कोरोना वायरस की। 10 की घात -12, 10 की घात -12 क्या होता है? पीको। गाना आता ना, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, वो वाला ही है पीको, साड़ी फॉल पीको। पीको को किससे लिखते हैं? हिंदी में लिख दो, नहीं तो तुम सोचोगे कि सर जाने क्या क्या लिखते थे। पीको को लिखते हैं स्मॉल पी से, छोटा पी, इसको लिखते हैं स्मॉल पी से। अब प्लस में आ जाए, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 10 की घात इसको बोलते हैं किलो। ये जो जनरली आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, किलो को कैपिटल कैसे लिखा जाता है? 10 की घात प्लस से भी काफी काम आती है, और इसको लिखा जाता है मेगा से। मेगा होता है कैपिटल M। किलो मेगा। 10 की घात 9 जानते हैं आप? तुमने वो डाटा सुना होगा ना, सर हमारे तो डाटा MB GB, हमारे पास 2 GB डाटा आता है, हमारे 10 MB डाटा, 100 MB 150 MB इतने डाटा आता है। तो वो जो MB लिखा होता है ना, दैट इज मेगाबाइट, और वो जो GB लिखा होता है वो होती है गीगाबाइट। तो ये 10 की घात जो, इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की घात जो +9 होती है, ये होती है गीगा, और गीगा को लिखते हैं कैपिटल G से। गीगा को किससे लिखा जाता है? कैपिटल G से। ठीक है, ये आपके प्रीफिक्सेस है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, इनकी तो जनरली काम पड़ेगा ही नहीं, इनसे तो काम हमारा पड़ेगा नहीं। लिखा दिए और आपके कॉपी में भी लिखे हुए हैं, वहां देख लीजिएगा। मैं इस पोर्शन को हटाऊंगा अभी, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ एग्जांपल आपको बताने हैं। कैसे? PDF नोट्स में प्रोवाइडेड है, या वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सामने लिखा हुआ है 10, इसको क्या पढ़ेंगे? वहां से चेक करो। -6 माइक्रो,
यह है 10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब हुआ 10 की घात -6 अर्थात 10 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। 10 मिली कूलाम, 10 मिली कूलाम, मिली का मतलब कितना था 10 की घात -3 कूलाम, समझ रहे हो। उसके बाद नैनो, एक नैनो का एग्जांपल लेना, 10 नैनो कूलाम। नैनो का मतलब कितना हुआ 10 की घात -9 कूलाम। और पीको कूलाम कितना हुआ 10 की घात -12 कूलाम। 10 की घात -6, 10 की घात -3, 10 की घात -9, 10 की घात -12। ये हो गया बहुत सारे एग्जाम्पल। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अभी जो कोरोना प्राण खा रखा है सबके, उस कोरोना का साइज क्या होता है 100 नैनोमीटर के आसपास। 100 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल होता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपके फिजिक्स में एक पोर्शन है छोटा सा, नैनो टेक्नोलॉजी, लास्ट में जा करके पढ़ेंगे उसको। उस नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अभी उसकी कोई डिटेल नहीं है, उसकी कोई डिटेल नहीं बता रहा, अभी मैं वही बात करेंगे। नैनो, अब आप सोचिए कि कोरोना वायरस कितना छोटा है 100, और नैनो का मतलब 10 की घात -9 और m का मतलब मीटर, यानी कि इसको मैं सोल्व करूँ तो 2 गए तो 10 की घात -7 मीटर। इतना छोटा कण है कोरोना, ये उसकी साइज है। देखो नैनोमीटर लगा तो मीटर आ गया। मतलब ये कोई कसम खा के मत बैठ जाना कि कूलाम के लिए, केवल आवेश के लिए, आवेश के लिए नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। तो कूलाम, मैंने आपको क्या बताया था, कूलाम जो सी है कूलोम, इसकी स्पेलिंग कूलोम आती, ध्यान रखना, हिंदी में कूलाम बोलते हैं इसको। तो कूलाम सी जो है ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। इसको छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम माइक्रो, नैनो, पीको आदि का यूज़ करते हैं। जैसे 50 माइक्रो कूलाम, 70 नैनो कूलाम, इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। अब एक शब्द आया था स्थिर विद्युत इकाई, मैंने आपसे बोला था कि स्थिर विद्युत की क्या है उसकी बात करेंगे। तो देखो स्थिर विद्युत की क्या होती है, स्थिर विद्युत की, और इसको अंग्रेजी भाषा में मैं लिखूं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो इसकी थोड़ी बात ही कर लेते हैं। आवेश के मात्रक तो आप समझ ही गए, ठीक है। मात्रक वगैरह सब समझ गया, बहुत समझदार हो तुम पढ़ने में भी। स्थिर विद्युत की 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रो होता है विद्युत, और स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स होता है स्थिर विद्युत की, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा बता रहा हूं तुम्हें, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, कौन से आवेश, स्थिर, चूंकि इसमें आवेश स्थिर माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि आवेश एक जगह बैठा हुआ है। अब वो बैठा बैठा कौन कौन से गुण प्रदर्शित करेगा, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसका अध्ययन करना ही स्थिर विद्युत की कहलाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर, चुपचाप पड़े हुए आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चुपचाप पड़े हुए, स्थिर रखे हुए आवेश का अध्ययन किया जाए, उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाए, विज्ञान की उस शाखा को स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत बेसिक प्रारंभिक ज्ञान मैंने आपको बताया आवेश के बारे में। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आवेश को समझेंगे। ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा। इसके बाद आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, आवेश क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है, कौन सी चीज़ आवेश को अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, आवेश अपने आसपास क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, क्या आवेश इस प्लास्टिक पे हो सकता है, क्या आवेश खाना खाने की चम्मच पर हो सकता है, आवेश कहाँ हो सकता है, गतिमान हो सकता है, स्थिर हो सकता है, सारी बातें धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक इतनी चीज़ आप रिवाइज कीजिए, देखिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं आवेश की और चीज़ों के साथ और उत्सुकता के साथ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो।